गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और ये वर्क एनर्जी जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी। वैसे मैंने पिछली क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दिया था और ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कर चुके थे, स्प्रिंग एनर्जी कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए जैसा हम जानते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। अगर हमें क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है तो फोर्स को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब फोर्स को इंटीग्रेशन करने से पोटेंशियल एनर्जी आती है और क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफरेंशिएशन कर दो, फोर्स आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका नेगेटिव फोर्स के बराबर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर क्वेश्चन में फोर्स दे रखा हो तो इंटीग्रेशन करो और अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो फोर्स निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करो। लेकिन हम ये जानते हैं ये फोर्स कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होती है वो केवल कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस के लिए होती है। अब ये अपना क्वेश्चन है बहुत आसान सा, कीजिए इसको सॉल्व। ये इसका आंसर -6r हमारे पास फोर्स इसके बराबर आया। तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन ये होता है, पोटेंशियल एनर्जी r के, r का मतलब है पोजीशन, लोकेशन। r जैसे x y और z की टर्म में हो सकता है, तो ये r हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फोर्स -6r के इक्वल आ जाएगा। अब जैसे देखिए इसकी जगह अगर हमें क्वेश्चन में अब ये निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी x के फंक्शन में दे रखी है और फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसको लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें फॉर्मूले में क्या होगा, पहले मुझे पोटेंशियल एनर्जी r के फंक्शन में दे रखी थी, पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन थी, r। अब इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, x का। तो r का फंक्शन थी तो फोर्स निकालने के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। अब x के फंक्शन में दे रखी है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, du/dx। अब इसमें वैल्यू रखकर आंसर निकालेंगे तो माइनस बाहर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x -3, बस ये आंसर हो गया फोर्स का। तो इस तरह से हम इसका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेकिन अगर क्वेश्चन में यह हो कि पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है x² प्लस 3y इंटू जेड स्क्वायर, इस तरह से दे रखी हो पोटेंशियल एनर्जी, तो अब हम फोर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसको समझो। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। अब तीन तीन वेरिएबल है तो इससे हम फोर्स किस तरह से निकालेंगे, इसका मतलब हो गया अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हो x y एंड z का, पोटेंशियल एनर्जी एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंड कर रही है, x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, y भी बदल रहा है, z भी बदल रहा है। अगर इस तरह से एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बदले पोटेंशियल एनर्जी में तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
अब देखिए हमारे पास अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई और जेड का फंक्शन हो तो फोर्स निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन में फोर्स इस तरह से निकालेंगे माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। और ये जो सिंबल है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल ये होता है, जबकि डिफरेंशिएशन का सिंबल ये होता है du बाई dx। इसको तो हम सिंपली डिफरेंशिएशन कहते हैं कि u का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन इस d की जगह अगर सिंबल इस तरह से डेल्टा वाला सिंबल लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहां पर u अपन को x y और z तीनों वेरिएबल है, लेकिन इसमें अगर इन तीनों वेरिएबल हैं तो du by dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल x को वेरिएबल मानेंगे और y और z को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो y और z को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है ये समझो। जैसे मान लो del u by del x निकालता हूं मैं, ये मुझे निकालना है। अब u की वैल्यू हमने कंसीडर किया क्वेश्चन में हमें u यही दे रखा है, कितना xy स्क्वायर प्लस 3y इनटू z स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में u गिवन है। अब इसको कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे वो सीखेंगे हम। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसमें ना x के अलावा सबको कांस्टेंट मानेंगे, x के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब कांस्टेंट है। तो यहाँ y स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अब इस पूरी क्वांटिटी में कहीं भी x नहीं है ना, और x के अलावा सब कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है और किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, del u by del x इसके बराबर आ गया। तो f(x) कितना आएगा, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव का मतलब f(x) की वैल्यू क्या आ गई माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। आया समझ में पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब? बेसिकली इस एनर्जी के फॉर्मूले में x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी वेरिएबल है। अब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो हमें ये मेथड यूज करना होता है, और इस मेथड में यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है x के अलावा जितनी भी चीजें होंगी y z सबको हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, ये इसका मतलब। इस तरह से fx निकाला। अब fy का फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल u बाई डेल y। यहां पर u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y, और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x एंड z आर कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा सारे टर्म्स कांस्टेंट होती है। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x और z को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो आप इससे इसकी वैल्यू निकालें, कर लो इसको नोट, एक बार स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। अब देखिए y डायरेक्शन में फोर्स निकालना है मुझे, डेल u बाई डेल y निकालना है। यही निकालना ना मुझे। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट लेना है, तो इस क्वांटिटी में x कांस्टेंट में बाहर आ गया और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y। पहली टर्म का डिफरेंशिएशन ये हुआ, प्लस इसमें y के अलावा जो है 3 और z स्क्वायर वो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गए। अब बचा y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो ये क्वांटिटी आ गई। अब इसका नेगेटिव फोर्स के बराबर है, तो y डायरेक्शन में फोर्स कितना आया, माइनस का 2xy प्लस 3z स्क्वायर। अच्छा अब देखो मुझे क्वेश्चन में ये फोर्स दे रखा है, मान लो क्वेश्चन हमारा ये था, इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी ये दे रखी है और हमें फोर्स कैलकुलेट करना है फोर्स कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। कहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमें क्वेश्चन में गिवन है और फोर्स कहां पर निकालना है, वी वांट टू कैलकुलेट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट P, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यह। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं, फोर्स निकालना है 2, 1, 3। तो ये पहला कोऑर्डिनेट जो होता है x कोऑर्डिनेट होता है ना, तो x बराबर 2 है, y बराबर 1 और z बराबर 3 के इक्वल दे रखा है।
अब मुझे इस पॉइंट पर फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? देखो फोर्स निकालने के लिए जैसे x डायरेक्शन में फोर्स ये आया था ना, इसमें y है, y की वैल्यू कितनी है 1, तो x डायरेक्शन में फोर्स कितना आ गया मेरे पास -1 के बराबर। एक आंसर ये आ गया। इसी तरह से y डायरेक्शन में अगर फोर्स निकालूंगा तो क्या आएगा, इसमें इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह 3 लिखना है, तो फोर्स आ जाएगा -2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू जेड स्क्वायर, और z की वैल्यू 3 है। तो ये y डायरेक्शन में फोर्स आ गया। इस तरह से हम y डायरेक्शन में फोर्स निकाल लेंगे, और सिमिलरली हम z डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे। तो देखो z डायरेक्शन में फोर्स क्या आ जाएगा, z डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स होगा -del u by del z। अब इसका डिफरेंशिएशन करें, माइनस बाहर ले लिया, अब इसमें तो z है ही नहीं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो पहली टर्म का तो 0 प्लस, अब इसमें 3y कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन से बाहर, और z स्क्वायर का हो गया 2z। अब इसमें लिमिट वैल्यू रख दें, -3 into 2 तो 6 हो गया, और y की वैल्यू 1 दे रखी है, z की वैल्यू 3 दे रखी है, तो ये हमारे पास y z डायरेक्शन में फोर्स आ गया। z डायरेक्शन में फोर्स इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो तीनों डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स निकालने के बाद क्या लिखेंगे, F बराबर क्या होता है, Fx i के प्लस Fy j के प्लस Fz k के, ये अपना आंसर होगा। इसमें तीनों Fx Fy Fz की वैल्यू रख देंगे, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कर लें इसको नोट। अब देखिए नेक्स्ट केस हम ये कंसीडर करते हैं x, और पोटेंशियल एनर्जी में मैंने ग्राफ बनाया। मान लो हमें क्वेश्चन में ग्राफ इस तरह का दे रखा है। अब इस तरह का ग्राफ अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ एक पॉइंट मानता हूँ A, यहाँ B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, और यहाँ एक E पॉइंट। हम इन 5 पॉइंट पर के इफेक्ट को हम डिस्कस करते हैं क्या होगा। अब देखो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ए पॉइंट, सबसे पहले ए पॉइंट को डिस्कस करें, तो ए पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। हमें हर एक पॉइंट पर ही बताना है किस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, किस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है। तो ए पॉइंट पर सबसे पहले बताइए स्लोप प्लस है, माइनस है या जीरो है। तो ए पॉइंट पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और स्लोप का मतलब यहां होगा du by dx। स्लोप u और x में ग्राफ है, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब होता है स्लोप, तो यहां पर इस a पॉइंट पर du by dx की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब देखो कैसे हुई, यहां a पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये टेंजेंट पॉजिटिव x से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना रही है ना, और यहां ये नजर आ रहा है इस b पॉइंट पर अगर इस टेंजेंट का, ये टेंजेंट कहलाती है, अगर B पॉइंट पर इस टेंजेंट का यहां से एंगल मेजर करूंगा तो ये थीटा 90 से ज्यादा आ रहा है, और यहां A पॉइंट पर थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और ये स्लोप जो होता है tan थीटा के बराबर होता है, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इस कारण से इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आएगा। तो ये समझ में आया क्लियर कि A पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा। अब देखो अगर ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आया है तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है -du by dx। अब अगर स्लोप du by dx नेगेटिव आया है तो फोर्स का साइन पॉजिटिव आएगा। इस वाले पॉइंट पर जो है फोर्स लगेगा पार्टिकल का वो पॉजिटिव होगा, नॉन जीरो होगा, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है, पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्शन। पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है रिपल्शन, एंड नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है, नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन अभी इस 11th में तो हमारे ज्यादा काम में नहीं आएंगे, लेकिन 12th में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे
करना इसको नॉट। तो ए पॉइंट के बारे में क्लियर हो गया। ए पॉइंट पर इस टेंजेंट का एंगल जो है 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा होता है तो tan 90 से ज्यादा नेगेटिव होता है, और स्लोप का मतलब tan थीटा ही है, तो स्लोप क्या आया नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव आया और फोर्स स्लोप का नेगेटिव है, तो फोर्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब है रिपल्शन, तो यहां रिपल्शन एक्ट होगा। अब इसके बाद बी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें। अब देखो बी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, अबाउट बी पॉइंट। अब बी पॉइंट पर स्लोप कितना है, बी पॉइंट पर स्लोप कितना आएगा, 0 आ रहा है। बी पॉइंट पर स्लोप 0। देखो बी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऐसी टेंजेंट ड्रॉ होगी, और बी पॉइंट पर ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर लाइनें पैरेलल होती है तो स्लोप थीटा क्या होता है 0, तो यहाँ थीटा 0 के बराबर है, यहाँ थीटा 0 के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो tan 0 भी 0 होता है, और स्लोप का मतलब tan थीटा ही है ना, या du by dx, तो ये सब क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0। स्लोप 0 का है, du by dx 0 का है, या tan थीटा 0 का है, बात बराबर है। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स भी 0 होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है माइनस du अपॉन dx, तो फोर्स 0 हो गया। और अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स 0 होता है तो हम ये कहते हैं पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो अगर किसी फोर्स 0 है तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। फोर्स अगर 0 होता है तो ये इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो यहां इस बी पॉइंट पर पार्टिकल क्या है इक्विलिब्रियम है, इस पर फोर्स 0 के बराबर है। बी पॉइंट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम है, इस पर फोर्स 0। अब इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल, और एक इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। अब यहां इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम है उसको समझने के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है, पहले मैं इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर लूं, उसके बाद चीजें हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको नोट कर लें फिर आगे बढ़ाता हूं। अब देखिए सबसे पहले बात करता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो फोर्स तो 0 होता ही है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम उस पोजीशन पर होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। आप यहां देख सकते हो हम ये कह रहे हैं बी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। अब बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है अपने आसपास वाली, इसके लेफ्ट में जाऊंगा या इसके राइट में जाऊंगा तो बी पॉइंट के कंपैरिजन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना, तो यहाँ इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अपने आसपास वाली वैल्यू के कंपैरिजन में सबसे कम है। तो जिस इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब ये कह सकता हूं यहाँ इस बी पॉइंट पर कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बी पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब एट पॉइंट बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जिस इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। एंड स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का मतलब मिनिमा मैक्सिमा का कांसेप्ट हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। कोई भी चीज मिनिमम तब होती है जब उसका सेकंड डेरिवेटिव कैसा हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए मिनिमा के लिए, पॉजिटिव, और मैक्सिमा के लिए नेगेटिव। तो क्या चीज मिनिमम चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया इसका सेकंड डिफरेंशिएशन जो हो वो क्या कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ये इसका मतलब है। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होगी जब उसका सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा जिस पॉइंट पर। और
इस पॉइंट के अबाउट अगर इस पॉइंट से पार्टिकल को हल्का सा लेफ्ट या राइट में डिस्प्लेस करके छोड़ते हो ना तो ये ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो इस पोजीशन के अबाउट इसका मोशन कैसा होता है? ऑसिलेटरी मोशन करता है। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, अपने घर में एक कटोरा लेते हैं अपन किचन में से, इस तरह का कोई बाउल लिया, हेमिस्फेरिकल बाउल, और इस बाउल में नीचे है ना मैंने यहाँ एक छोटा स्फीयर रख दिया, मार्बल बॉल रख दी, कांच की गोली। अब ये कांच की गोली यहाँ जो नीचे रखी है ना, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इस कांच की गोली को अगर हल्का सा यहाँ से ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इससे हल्का सा यहाँ डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो किधर जाएगा? वापस नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, उधर जाएगा। तो इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करेगा ना, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये टू एंड फ्रो या ऑसिलेटरी मोशन केवल स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही पॉसिबल है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑसिलेटरी मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और फोर्स तो जीरो होता ही है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो कर ले इसको नोट। सेकंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एनर्जी जिस इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम होती है अपने आसपास वाली वैल्यू से, उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ अगर ये डी पॉइंट देखें तो डी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? देखो डी पॉइंट ये है ना। अब डी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो ड्रॉ की, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो टेंजेंट अगर डी पॉइंट पर, डी पॉइंट के एग्जांपल को हम लें तो हम ये कहेंगे डी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? जीरो। और स्लोप जीरो होने का मतलब du by dx जीरो, फोर्स जीरो और tan थीटा भी जीरो। तो D वाले पॉइंट पर स्लोप जीरो है और स्लोप जीरो होने का मतलब ये सारी चीजें जीरो हो गई, और अगर फोर्स जीरो है तो D पॉइंट इक्विलिब्रियम में है। तो D पॉइंट इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम कौन सा है? इस D पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है अपने, इसके लेफ्ट राइट में जाओ तो भी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इसके लेफ्ट में जाओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। मतलब इसके लेफ्ट और राइट में जाने पर पोटेंशियल एनर्जी घटती है, मतलब D पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अपने आसपास वाली की वैल्यू के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी ना, उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अच्छा एक और चीज देखो, इस ग्राफ को अगर मैं यहां से ऐसे आगे बढ़ा दूं तो यहां एक पॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं F, तो ऐसा नहीं कि F पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सर D से भी ज्यादा है तो यहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इससे इस वाले पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इस पर स्लोप जीरो नहीं है, तो इस पर किसी तरह का इक्विलिब्रियम नहीं है। तो पहले इक्विलिब्रियम चेक करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं कि अपने आसपास इस F वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी D से ज्यादा है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम नहीं होगा। हम तो इस D पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बोल रहे हैं ना, किसके रेस्पेक्ट में? अपनी नियर बाई वैल्यू के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। तो नियर बाई वैल्यू के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये इसका मतलब हो गया। कंडेंस करो तो इसके अबाउट अगर यहाँ से पार्टिकल को, जैसे ये कटोरा है, इसको ऐसे समझो, अब हमने जो बाउल था ना उसको उल्टा कर दिया और मार्बल बॉल जो है हमने इसके ऊपर ऐसे रख दी। अब ये यहाँ भी इक्विलिब्रियम में, कटोरा ऐसा ऊपर रखा है, टॉप पर ये बॉल रखी, अब बॉल को हल्का सा शिफ्ट करोगे ना तो ये और दूर भागेगी, वापस लौट कर नहीं आएगी। तो वापस लौट कर नहीं आ रही तो यह है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस बॉल का मोशन टू एंड फ्रो नहीं हो सकता कि कभी उधर जाए कभी इधर जाए, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, मतलब इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है।
अगला अपना है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और जैसे फोर्स तो इस पर जीरो हो गए इक्विलिब्रियम पर, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आसपास वाली वैल्यू के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होती है, कोई चेंज नहीं होता। और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट तभी होगी जब इसका सेकंड डिफरेंशिएशन भी जीरो हो। पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो फोर्स अगर जीरो है, फोर्स जीरो है इसका मतलब स्लोप भी जीरो होगा। अब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहां है, अगर मैं इस ई पॉइंट की बात करूं तो इस पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। देखो कैसे, ई पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट ऐसा आएगी और टेंजेंट वापस एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जैसे हम ई पॉइंट का डिस्कशन करें तो ई पॉइंट पर स्लोप कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब ई पॉइंट पर स्लोप जीरो आ रहा है तो इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन इस ई पॉइंट पर स्लोप जीरो आ रहा है, इस पर पोटेंशियल एनर्जी, इसके थोड़ा सा इधर जाऊं या थोड़ा सा इधर जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। मतलब इस ई पॉइंट के आसपास वाले रीजन में हर जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक जैसी है, सेम है, कांस्टेंट है। तो इस ई पॉइंट के आसपास में हर जगह अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो ये इस तरह का इक्विलिब्रियम कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये जो ई पॉइंट है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इसका एग्जांपल हम बाउल की जगह एक थाली ले लेते हैं घर में, और इस थाली में एक कांच की बॉल को यहाँ रख देते हैं, तो कांच की बॉल यहाँ रखी रहती है, इधर उधर नहीं भागती, ये इक्विलिब्रियम है। अब इस कांच की बॉल को यहाँ से उठाकर यहाँ रखते हैं तो भी वही रखी रहती है, ना पास आती ना दूर जाती। तो यह है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना अनस्टेबल। ये क्या है, यहाँ रखी है तो यहाँ इक्विलिब्रियम, यहाँ से उठाकर यहाँ रख दी तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसके आसपास हर जगह इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में रिलेशन दे रखा है और मुझे बताना है कि ये पार्टिकल एक्स की किस वैल्यू पर इक्विलिब्रियम में है, एक्स की किस वैल्यू पर इक्विलिब्रियम है, और जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरह का है, स्टेबल है, न्यूट्रल है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इस पोटेंशियल एनर्जी का एक बार डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा, 2x - 6। अब हमें इक्विलिब्रियम पता करना है तो इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए ना, और फोर्स बराबर क्या होता है, -du/dx। तो अगर हम चाहते हैं फोर्स जीरो हो इक्विलिब्रियम के लिए, या इस एक काम करो, पहले हमने इस पोटेंशियल एनर्जी का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ये आया, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो तो सेकंड टाइम इसका डिफरेंशिएशन एक और बार करोगे तो 2x का तो 2 होगा और इसका 0, तो 2 आया ना, और 2 क्या है, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव है। और 2 पॉजिटिव होने का मतलब जहां पर फोर्स 0 होगा, ये सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी ना। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कौन सी इक्विलिब्रियम पर होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होती है। इसका मतलब अगर इसका इक्विलिब्रियम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब इक्विलिब्रियम कहां होता है उसको कैसे पता लगाते हैं, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है कि फोर्स 0 करो। तो अब हमारे पास फोर्स 0 होगा, इक्विलिब्रियम उस जगह होता है जहां फोर्स 0, और फोर्स 0 वही होगा जहां इसका du/dx 0। तो अब ये du/dx की वैल्यू जो है इसको 0 के बराबर रखते हैं, इसको 0 के बराबर रखकर जो x निकालेंगे वहां इक्विलिब्रियम होगा। भाई हमें पता करना है इक्विलिब्रियम कहां हो, इक्विलिब्रियम का मतलब जहां फोर्स 0, और फोर्स 0 वहां होता है जहां इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो। तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, इसको 0 के बराबर लिखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम। तो x बराबर कितना आ गया 3, और x बराबर 3 पर कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये अपना आंसर होगा।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए से बी तक ले जाने में वर्क होता है 5 जूल, बी से सी तक जाने में वर्क होता है 3 जूल। तो व्हाट विल बी द वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। ए से सी तक का वर्क निकालना है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्या होगा। तो देखिए अब सॉल्यूशन, हम ए से सी तक ये दो रास्ते ना, एक तो ए से सी तक सीधे जाओ, एक ए से बी तक पहले जाओ और एक बी से सी तक फिर बाद में जाओ। तो ए से सी तक का रास्ता, इसका वर्क W1 और इस वाला रास्ता जो ज्यादा डिस्टेंस चल के चल रहा है इसका वर्क W2। अब मैंने आपको बताया था अगर फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब दोनों रास्तों में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क बराबर होगा। पहले रास्ते में वर्क निकालो या दूसरे रास्ते में वर्क निकालो, बराबर होगा। इस मींस पहले रास्ते का मतलब ए से सी तक डायरेक्ट जाओ सीधे, और दूसरे रास्ते का मतलब है ए से सी तक जाने के लिए पहले ए से बी तक जाओ फिर बी से सी तक जाओ। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स है अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। अब इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक तो इस रास्ते से जाता है और एक सीधा जाता है। तो हम ये जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। अब मुझे यहां इस क्वेश्चन में ये वर्क निकालना है, ए से सी तक जाने का डायरेक्ट, और ए से बी तक और बी से सी तक का वर्क कैसे निकालोगे। ए से बी तक के वर्क में बी से सी तक का वर्क जोड़ोगे ना। अब ये दोनों कैसे जोड़ोगे भाई, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन होगा। ए से बी तक का वर्क मुझे कितना दे रखा है 5, बी से सी तक का 3, तो आंसर आ गया 8 जूल। अब वर्क स्केलर क्वांटिटी ऐसा नहीं कि सर यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल 90 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके आंसर निकाल रहे हैं, वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें निकालते हैं जो वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तो ये दो वर्क हैं, इन दोनों को जोड़ना है और वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर तरीके से जुड़ेगा। तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर 8 जूल होगा। तो इस रास्ते से जाने पे जो टोटल वर्क होगा वही इस रास्ते से जाने से टोटल वर्क होगा। नेक्स्ट करो। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल फोर्स का वर्क। इसके पहले मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था जो हमने इंटीग्रेशन से निकाला था। x1 का मतलब स्प्रिंग में इनिशियल एक्सपांशन और कंप्रेशन, x2 का मतलब फाइनल। और इस हाफ के x स्क्वायर स्प्रिंग एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है ना। तो जब स्प्रिंग में एक्सपांशन x1 है तो स्प्रिंग एनर्जी u1 है, बाद में u2 है। तो इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी माइनस फाइनल स्प्रिंग एनर्जी। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क अगर हमें निकालना है तो इनिशियल में से फाइनल वाली एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जबकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, और इसका नेगेटिव करूंगा तो यहां ये कम आ जाएगी, और इसका मतलब होगा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना है तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी होगी। स्प्रिंग के निकालने में इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अब ये रिजल्ट कैसा आया, ये सारा रिजल्ट तब एप्लीकेबल होता है जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो। अब देखिए ये कैसा आया रिजल्ट, ये फॉर्मूला कैसा आया, ये तो मैंने पहले बता ही दिया था। ये कैसा आया, तो ये आया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां दो फोर्स लग रहे हैं, एक स्प्रिंग फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो दोनों फोर्स का टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया। अब ये टोटल वर्क डन हो गया। अगर इसमें डेल्टा के की वैल्यू डेल्टा के का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर 0 के बराबर करूंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ आ गई बात। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो। अब लेकिन क्वेश्चन हमारा ये आता है, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नॉन जीरो हो, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नॉन जीरो हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका वर्क डन तो यही होगा स्प्रिंग फोर्स का, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो हो या नहीं हो इस फॉर्मूले की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इससे अपन इस फॉर्मूले से स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकाल लेंगे, वो यहां रख देंगे
मुझे एक्सटर्नल फोर्स का, और जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो वो यहाँ रखना, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो इससे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक पार्टिकल होता है, छोटा सा स्फीयर, ये छोटा सा स्फीयर है m मास का, ये एक स्ट्रिंग से बंधा होता है ना, और स्ट्रिंग का एक एंड छत पर यहाँ से बन रहा है, और ये पार्टिकल ऐसे वर्टिकल, कॉपी जो है बोर्ड मेरा वर्टिकल प्लेन में है ना, तो ये पार्टिकल इस तरह से वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है, तो यही अरेंजमेंट सिंपल पेंडुलम कहलाता है। अब देखो ये ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, मान लो जब ये स्ट्रिंग यहाँ थी, ये पार्टिकल यहाँ था ना, तब इसको रेस्ट से हमने छोड़ा, अब ये पार्टिकल यहाँ से अगर रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ये mg फोर्स के कारण नीचे जाएगा, इस तरह से कर्व पाथ पर सर्कुलर पाथ के अलोंग चलेगा और यहाँ से चलता हुआ यहाँ पहुंचेगा। अब ये पार्टिकल यहाँ से रेस्ट से रिलीज करूंगा तो mg फोर्स के कारण नीचे एक्सेलरेट होगा, तो नीचे जाने पर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जब ये a पॉइंट से चलकर b तक जा रहा होगा तो a से b तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बढ़कर b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी कुछ, अब B पॉइंट पर रुकेगा नहीं, वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर B पॉइंट से इधर की तरफ जाएगा, जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो वेलोसिटी घट रही होगी ना, अब वेलोसिटी अगर घटेगी तो घटते घटते यहाँ C पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी दोबारा जीरो होगी, इस C पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, और सेम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होगी। अब यहाँ वेलोसिटी जीरो होने के बाद क्या होगा, ये वापस नीचे आएगा, नीचे आने पर वापस वेलोसिटी बढ़ेगी, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन फिर इधर निकल जाएगा, ये तक जाएगा, इस तरह से नीचे वाले कुछ पोर्शन में ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो इस तरह से जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब देखिए इस सिंपल पेंडुलम में अगर मुझे ये ए पॉइंट जो है बी पॉइंट से मान लो h हाइट पर है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट h हाइट पर है, और यहां अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, बी पॉइंट पर वेलोसिटी होती है √2gh, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब बी पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी होती है √2gh, इसका भी डेरिवेशन अपन कर लेंगे। अब यहां समझो, अगर यहां वेलोसिटी v है तो यहां से यहां तक ये जाएगा, ये हाइट भी हम इसको वैसे भी लिख सकता हूं ना, h बराबर v²/2g, यहां इसका स्क्वायर करके h की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर इसकी यहां वेलोसिटी v हो तो ये ऊपर जाने पर हाइट घटते घटते जीरो होगी, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा यहां से ऊपर, वो हाइट हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला दोनों तरह से काम करेगा, अगर मुझे यहाँ वेलोसिटी दे रखी है तो ये हाइट निकाल सकता हूँ, और अगर यहाँ पर मुझे हाइट दे रखी है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये फॉर्मूला वैसा ही है जैसा काइनेटिक्स में पढ़ा था कि एक पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा है तो h हाइट नीचे गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, √2gh, h हाइट नीचे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो h हाइट नीचे गिरने के बाद वेलोसिटी ये होगी, चाहे कर्व पाथ पर जा रहा है तब भी एप्लीकेबल है, स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, जो रस्सी है ना ये इस वर्टिकल लाइन से जो मैक्सिमम एंगल बना रही है वो थीटा है, और रस्सी की लेंथ l है, रस्सी की लेंथ l है, तो इस एक्सप्रेशन में h को ये लिख सकता हूं l into l cos थीटा। देखो ज्योमेट्री से समझ में आया नहीं यार, अब कैसे आएगा ये समझना, वो देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है इस ट्रायंगल में, ये हाइपोटेन्यूस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा है, तो l का इधर कंपोनेंट आएगा l cos थीटा, l cos थीटा आएगा ना, और ये तो पूरी यहां से यहां तक रस्सी की लेंथ है, इसे l, ये पूरी रस्सी की लेंथ l है ना, यहां से यहां तक स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है। अब इस l में से l cos थीटा सेपरेट करूंगा तो h आएगा, तो h की वैल्यू आ गई। ये भी फॉर्मूला हमारे बहुत काम का है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो एक टर्म बची वो यह है कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। अब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं बता रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से इसका डेरिवेशन,
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन, और मैं ये एनर्जी थ्योरम ए से बी के बीच लगाऊंगा, ए से बी के बीच लगाऊंगा। अब देखो ए से बी के बीच लगाऊंगा तो यहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लगेगा, एक रस्सी का टेंशन लगेगा, और एक बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और इनिशियल 0 थी। यही वर्क यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक आ रहा है तो एक तो mg लग रहा है और एक रस्सी का टेंशन t लग रहा है, बस दो ही तो फोर्स लग रहे हैं। नॉर्मल तो लगेगा नहीं, हवा में मोशन हो रहा है, किसी भी कांटेक्ट में है नहीं, और नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं है। तो इस पार्टिकल पर ए से बी तक जाने में दो फोर्स लगे, एक mg और एक टेंशन। और mg का वर्क तो चलो पहले टेंशन के वर्क की बात करते हैं। टेंशन तो इस पर इधर लगेगा ना, स्ट्रिंग के अलावा, और पार्टिकल की वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। अब वेलोसिटी और टेंशन के बीच का एंगल 90 है, और जिधर वेलोसिटी होती है उधर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच का एंगल भी 90 है। और अगर एंगल 90 होता है तो cos 90 0 होता है, और वर्क के फॉर्मूले में cos थीटा आता है ना, थीटा का मतलब होता है टेंशन और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस फोर्स का वर्क 0 होगा। और टेंशन हमेशा, जैसे थोड़ी देर के बाद अगर ये स्ट्रिंग यहाँ पहुंचेगी तो टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो सर्कल में पार्टिकल मूव करेगा तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल 90 होगा। तो टेंशन का वर्क इस केस में हमेशा 0 होगा। तो टेंशन का वर्क 0 है, उसका रीजन क्या है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। टेंशन का वर्क 0 हो गया, और mg का वर्क mgh, यहां से यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा ना h, तो mg का वर्क ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यूज यहां रखकर आंसर निकालेंगे, तो इक्वेशन क्या बनी, mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर, बस इससे वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हो गया। थैंक यू फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में